हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों को 2024 के बोर्ड एग्जाम की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और आप लोगों के बेहतर अंक लाने के लिए हम एक रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, क्लास 10th का, जिसमें हम केमिस्ट्री के सारे जो चैप्टर्स हैं उसको कवर करेंगे। तो बिना देर किए आइए हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपके क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के साथ साथ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास है। और 100% विश्वास कीजिएगा कि आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से मैच करेंगे, मिलेंगे। तो धैर्य के साथ और ईमानदारी के साथ वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो उसके लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा दो तरह के चेंज के बारे में। एक तो होता है फिजिकल चेंज और सेकंड होता है केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है इनमें। तो सिंपल सा डिफरेंस समझना, जब भी ऐसा कोई चेंज हो जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बने, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। और जिसमें भी कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, नए पदार्थ बन रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर है और ये आइस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में, तो इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। वाटर और आइस दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, इसलिए ये किस प्रकार का चेंज है, तो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर वाटर से आपने हाइड्रोजन गैस बना लिया प्लस ऑक्सीजन गैस बना लिया, तो देखो इसमें न्यू सब्सटेंस बन गया। इस प्रोसेस में, इस चेंज में क्या हो रहा है, वाटर अपनी प्रॉपर्टी खो दिया और न्यू प्रॉपर्टी वाले दो सब्सटेंस बन गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जहां भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए उसको बोलेंगे केमिकल चेंज, और जहां न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नए पदार्थ नहीं बन रहा है, उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल चेंज के भी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल चेंज के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये आप सब 9th क्लास में पढ़े होंगे ऑलरेडी। उसमें से एक इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, उसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, पहले वाली स्थिति में ला सकते हैं, यानी आइस को हम वाटर में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। केमिकल चेंज में मोस्टली क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, उसको इजीली हम वापस, जैसे वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर लिया, तो आप चाहें कि बहुत आसानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करके वाटर बना लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो केमिकल चेंज समझ में आ गया, फिजिकल चेंज समझ में आ गया, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो जहां भी केमिकल चेंज हुआ है, जब भी कहीं केमिकल चेंज होता है तो वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जहां कहीं भी केमिकल चेंज हुआ है वहां 100% क्लियर है कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सिंपली जो आप डिफिनीशन केमिकल चेंज का दे रहे हैं वही डिफिनीशन आप केमिकल रिएक्शन का दे सकते हैं। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, in which new substances are formed, जिसमें नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन।
ठीक है। इसी तरह से और क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो सकता है, चलिए इसको नोट कीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हम कार्बन को एयर में जलाते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बनती है। तो यह भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ बन रहे हैं। ठीक है, तो जहां कहीं भी नए पदार्थों का निर्माण हो, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, तो वहां पर क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए बात अब ये आती है कि कैसे हम जानेंगे कि किसी प्रोसेस में, कोई प्रोसेस हो रहा है वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी वहां पर कोई केमिकल चेंज हुआ है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन की पहचान क्या है। तो केमिकल रिएक्शन की क्या पहचान है, इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए आपके एनसीईआरटी के बुक में कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, आइए उन एक्टिविटीज को हम करें। एक एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है 1.1, इसमें एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है। क्या लिया गया है, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है और इसको क्या किया जा रहा है, बर्न कराया जा रहा है, इसको बर्न कराया जा रहा है, जलाया जा रहा है। ठीक है, तो जब हमने इसको जलाया, जलाने के बाद जब इस मैग्नीशियम रिबन को एक चाइना डिश में हमने क्या किया, इकट्ठा किया, तो हमने देखा कि पहले तो ये क्या था, एक फीते के रूप में, एक रिबन के रूप में था। ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। उसके बाद जब ये जलना शुरू हुआ, बर्न हुआ, तो हम देख रहे हैं कि इसके पाउडर के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। किस रूप में कन्वर्ट हो गया, पाउडर के रूप में। ये व्हाइट पाउडर आपको मिलेगा, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, व्हाइट पाउडर मिलेगा। ठीक है, इसको बर्न करेंगे तो ये बिल्कुल क्या कर सकते हैं, डेजलिंग लाइट के साथ ये क्या होगा, बर्न होगा, चमकदार लौ इसमें से क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, तो पहले इसको दिखने में कुछ और लग रहा था और अब जो है ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आ गया है। तो ये समझ लो कि ये किसकी वजह से हुआ है, तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है यहां पर, केमिकल रिएक्शन। कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो मैग्नीशियम रिएक्ट किया है ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट किया है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही पाउडर आपको क्या होता है, व्हाइट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो देखो आइडेंटिफिकेशन, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि अगर कहीं केमिकल चेंज हुआ होगा तो फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है, चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में चेंज होने का मतलब ये हुआ कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हिंदी में बोलेंगे कि पहले दिखने में कुछ और लग रहा था, अब दिखने में कुछ और लग रहा है। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे चेंज इन फिजिकल स्टेट। ये एक्टिविटी 1.1 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी एक दिया हुआ है इसी ऑब्जर्वेशन के लिए कि कैसे पहचाने, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। नेक्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी देखते हैं 1.2। इसमें क्या किया गया है कि दो सॉल्यूशन लिए गए हैं। एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया है, लेड नाइट्रेट का फार्मूला होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका सॉल्यूशन लिया गया एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो है
पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया गया है। किसका? पोटेशियम आयोडाइड का। जब भी सॉल्यूशन लेंगे वाटर में, अगर किसी को डिजॉल्व कर लेंगे तो उसके आगे हम AQ लिखेंगे, एक्वस। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस, जलीय विलयन। एक्वस का मतलब जलीय विलयन, ठीक है। तो देखो ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिक्स करोगे, ठीक है, मिक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। जो ही आपस में मिक्स करोगे त्यों ही तुम्हें येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, मिलेगा, दिखाई देगा, ठीक है। नीचे बैठ जाएगा पीले कलर का जो है कुछ पदार्थ, क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट आएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब हुआ अवक्षेप। प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। अवक्षेप वो होता है कि जो घुलता नहीं है, नीचे क्या हो जाता है? बैठ जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पर ये न्यू सब्सटेंस बन गया, नया। पहले तो देखो कहीं कोई येलो कलर का कुछ भी नहीं था, लेड नाइट्रेट था, पोटेशियम आयोडाइड था, और ये दोनों वाटर में क्या थे? सॉल्युबल थे और कलरलेस सॉल्यूशन दे रहे थे। लेकिन इन दोनों को जब आपस में मिक्स किया तो एक येलो कलर का सब्सटेंस मिल गया जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसका मतलब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ है। तो न्यू सब्सटेंस का जब फॉर्मेशन होगा तो हम कहेंगे कि यहां पर क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हम देख सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी आ सकता है, प्रेसिपिटेट आ सकता है, अवक्षेप आ सकता है, ठीक है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कलर में भी चेंजिंग आ सकती है। पहले कलरलेस था, या तो कोई यहां पर येलो कलर का कुछ कलरफुल सब्सटेंस क्या हो गया? फॉर्म हो गया, ठीक है। तो कलर में भी चेंज देखने को मिलेगा, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक है। अच्छा यहां पर रिएक्शन क्या हुआ है जरा उसको देखें। तो देखो लेड नाइट्रेट को जब हमने पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में मिक्स किया, ठीक है, तो जो येलो कलर का जो सब्सटेंस बन रहा है, जो इनसॉल्युबल है वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो है लेड आयोडाइड, PbI2 सॉलिड। ये घुल नहीं रहा है। अब प्लस क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट। ये घुल जाएगा, ये सॉल्युबल है पोटेशियम नाइट्रेट। ये किस कलर का होता है? येलो कलर का। याद रखना लेड आयोडाइड किस कलर का होता है? येलो कलर का। इसी का प्रेसिपिटेट इसमें आता है, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.3। उससे भी कुछ हमको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे, कुछ आइडेंटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करो, तुम एक फ्लास्क ले लो। क्या करो? एक फ्लास्क ले लो और उस फ्लास्क में जिंक के कुछ दाने गिरा लो। फ्लास्क में क्या ले लो? जिंक डस्ट ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या करो, धीरे धीरे कोई डाइल्यूट एसिड मिलाओ, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। क्या कर लो? सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। जब तुम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करोगे, ठीक है, ध्यान देना सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना, तो एसिड जो है वो खतरनाक होता है, ठीक है, तो सावधानी के साथ आपको यूज करना है। तो जब इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, कोई डाइल्यूट एसिड मिला सकते हो इसमें, तो आप देखोगे कि इसमें बबल्स बन रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं इसमें से। जिंक डस्ट के आसपास
जिंक के दाने के आसपास क्या बन रहा है, बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, बुलबुले निकल रहे हैं। अब बुलबुले किस चीज के निकल रहे हैं भाई, बुलबुले कब निकलते हैं, किसी सॉल्यूशन में से, वाटर में से, जब कोई गैस बनी हो। पहले तो कोई बुलबुला नहीं निकल रहा था, और यहाँ पर बुलबुला निकलना शुरू हुआ, बबल्स बनना शुरू हुआ, तो इसका मतलब कि कोई गैस, नया नया गैस कोई बन गया है इसमें। तो जब भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन में हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गैस का उत्सर्जन हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना, इसके बाद जब फ्लास्क को तुम टच करोगे, तुम इस फ्लास्क को अगर छूओगे, तो तुम्हें ये पता चलेगा, अरे ये तो ज्यादा, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, ये गर्म हो गया है, हॉट हो गया है। केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। केमिकल रिएक्शन में आपको टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलता है, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, ताप में परिवर्तन। देखो ये सारे एक्टिविटी किस लिए हैं, यहां पर क्या रिएक्शन हुआ होगा जरा एक बार देख लेते हैं। जिंक सॉलिड है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, अब प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अरे उसी गैस के तो बुलबुले निकल रहे थे, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो इन सब एक्टिविटी से हमने क्या जाना कि जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन अगर हुआ होगा, तो इन सब में से कोई भी चेंज या एक से अधिक तरह के चेंज हमको देखने को मिल सकते हैं। या तो फिजिकल स्टेट में चेंज देखने को मिल सकता है, या प्रेसिपिटेट आ सकता है, या कलर में चेंज, या गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, या टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, टेम्परेचर डिक्रीज भी कर सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। बोलो बात समझ में आया। ये सारे ऑब्जर्वेशन से आप केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस प्रोसेस में कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन को जानने से पहले आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानिए, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। क्या होता है रिएक्टेंट और क्या होता है प्रोडक्ट। देखो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और उनके बीच केमिकल रिएक्शन से जो नए सब्सटेंस बनते हैं, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने मैग्नीशियम को बर्न किया, मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर किसके किसके बीच अब क्रिया हुआ, रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं रिएक्टेंट, अभिकारक, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा, जो नए सब्सटेंस, जो न्यू सब्सटेंस बना, नया पदार्थ बना, उसका क्या नाम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया आपका उत्पाद। ठीक है, तो रिएक्टेंट समझ में आ गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिएक्शन के थ्रू जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो देखो, अगर इस रिएक्शन के बारे में बोलना हो तो आप ऐसे बोलेंगे कि मैग्नीशियम को बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। अब इतना कहने के बजाय अगर आप ऐसे लिख दें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और यहां पर एक एरो का निशान लगा दें और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दें, तो बड़े ही सिंपल वे में आपने एक केमिकल रिएक्शन को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये रिप्रेजेंटेशन ही आपका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक क्या है, तरीका है, एक वे है, एक मेथड है। अगर आपने वर्ड में रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को लिखा है तो उसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, ये ऊपर वाला किसका एग्जाम्पल है, वर्ड इक्वेशन का, शब्द समीकरण का। देखो ये रिवीजन क्लास चल रहा है तो पूरा एकदम डेप्थ में हम नहीं बताएंगे, ठीक है, आप एक बार पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फास्ट चलेंगे। वर्ड इक्वेशन इसको बोलेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है, एरो है। रिएक्टेंट को हमेशा किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। प्रोडक्ट को हमेशा किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। दोनों के बीच किसका चिन्ह रहेगा, किसका निशान रहेगा, एरो का। एरो का डायरेक्शन किधर रहेगा, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ। एरो का डायरेक्शन किधर रहेगा, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहेगा। इस बात का जरूर ख्याल रखें। ये एरो क्या बताता है, ये एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किधर से किधर हो रहा है, इसी को ये बताता है। ठीक है, चलो सेकंड होता है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन, कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन। इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी रिएक्टेंट होंगे या जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको हम उनके सिंबल या मॉलिक्यूलर फार्मूला से, अणु सूत्र से प्रदर्शित कर देंगे। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg, प्लस ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होगा, O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, MgO। इसको बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन, कंकाली समीकरण। और थर्ड एंड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है भाई, तो देखो स्केलेटल इक्वेशन में दोनों तरफ हर एक एलिमेंट के एटम यानी परमाणु इक्वल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। देखो मैग्नीशियम के इधर कितने एटम हैं, 1, 1, इधर भी मैग्नीशियम के 1, चलो मैग्नीशियम के तो इक्वल है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं इधर, 2, और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। तो क्या ऑक्सीजन के एटम दोनों साइड्स में इक्वल हैं, नहीं है। इसको स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड में हम हर एक एलिमेंट के एटम्स को क्या करें, इक्वल कर दें, तो फिर उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा, ऐसे होगा 2Mg प्लस O2 बनेगा 2MgO। ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो मैग्नीशियम के कितने एटम है, 2 एटम है। इधर मैग्नीशियम के कितने एटम, 2। ऑक्सीजन के इधर कितने एटम, 2। उधर ऑक्सीजन के कितने एटम, 2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के एलिमेंट के एटम दोनों साइड में क्या है, इक्वल है। इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे,
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हिंदी में बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। बोलो बात समझ में आई? अब मैंने बोला कि ये सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसको बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों नहीं हम केवल स्केलेटल इक्वेशन के ही फॉर्म में हम इक्वेशन को लिख दें। तो आइए इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है। तब तक अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम इरेज करते हैं इसको। तो नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास में आपने ये पढ़ा था। हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। क्या कहता है ये नियम? ये नियम यह कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब क्या हुआ इसका भाई, कि मास को, द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मास को ना तो आप क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो तो उस केमिकल रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स के क्या हैं, एटम्स, परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान लो कि अगर उस केमिकल इक्वेशन में नए एटम बन गए, नए एटम बन गए, पहले जितने एटम थे उससे क्या हो गए, अधिक एटम हो गए। तो पहले जितना आपने मास लिया था उससे अधिक मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उससे अधिक मास हो गया तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मास को आपने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, उत्पन्न कर दिया। लेकिन ये ला तो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, अगर मान लो कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ और उसमें से हमने ये देखा कि कुछ एटम क्या हो गए, उस केमिकल रिएक्शन में नष्ट हो गए। अब जब कुछ एटम नष्ट होंगे तो मास कम होगा कि नहीं होगा? अब मास कम हो गया तो इसका मतलब हो गया कि आपने मास को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता। ये ला बोलता है कि मास को ना तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही आप मास को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन होने से पहले जितने भी एटम थे, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी क्या रहेंगे, उतने ही एटम रहेंगे। होगा कि नहीं होगा? ये ला यही कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो, मास इसके अनुसार ये हो गया कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू होगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जितना रिएक्टेंट का मास था, ठीक है, एक कंप्लीट रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी टोटल मास क्या होगा, उतना ही होगा। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, मास को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही उसको क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो जितने मास आपने लिया था रिएक्शन के बाद भी तो उतना ही मास मिलना चाहिए ना। बोलो बात समझ में आया? और ये कब हो सकता है, जब हर एक एलिमेंट का इधर जितना एटम था उतना ही हर एक एलिमेंट का इधर भी एटम हो, तभी तो मास इक्वल आएगा।
इसीलिए हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। बोलो आपको समझ में आया कि एक केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मींस इसका मतलब ये हो गया केमिकल रिएक्शन से अगर आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो, कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितना एटम रिएक्शन से पहले था उतना ही एटम रिएक्शन के बाद भी होगा। तो समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेगा कि केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करते हैं? निम्नलिखित इक्वेशन को, फॉलोइंग इक्वेशन को क्या कीजिए? बैलेंस कीजिए। ऐसे आपको मिलेगा। चलिए लाइट चली गई, ठीक है, फिर भी आपका पर्याप्त जो है लाइट है, दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए तो अब हम देखेंगे कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। चलिए तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे उसको बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलेंगे उसको? हिट एंड ट्रायल मेथड। अरे भाई सिंपल सी बात है, अनुमान विधि। अनुमान लगाना होगा आपको, ठीक है? अनुमान लगाइए, अनुमान लगा के नंबर्स लिखिए और फिर देखिए कि वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं बैलेंस हुआ तो फिर से अनुमान लगाइए। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल चलता रहेगा। चलो इसको देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम आयरन को रिएक्ट कराते हैं वाटर से, हालांकि वाटर से रिएक्शन होगा नहीं, वेपर से होगा, ठीक है, वाटर वेपर से रिएक्शन होगा, तो बनता है Fe3O4 एंड प्लस H2, ठीक है। चलो ये तो एक आपका स्केलेटल इक्वेशन हो गया, क्योंकि देखो इधर आयरन के कितने एटम है? एक। इधर आयरन के कितने हैं? 3। बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। हाइड्रोजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन भी देखो बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन का एक एटम है, इधर ऑक्सीजन के 4 एटम है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट के फार्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। समझ में आया? इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं करेंगे आप, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चेंज क्या करना है? इनके नंबर, ये 1 मॉलिक्यूल है इसको 2 मॉलिक्यूल कर सकते हो, 3 मॉलिक्यूल कर सकते हो। ये 1 मॉलिक्यूल है इसको 2 3 4 कर सकते हो। ये 1 मॉलिक्यूल है इसके पहले 1 2 3 4 लिख सकते हो, इसके पहले आप 1 2 3 4 लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये Fe है इधर 3 है तो आप लिख दिए इधर Fe3, नो नो, मिस्टेक हो गया। ये Fe3 आयरन का फार्मूला नहीं है, ठीक है। चलिए तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जो एटम सबसे अधिक नंबर में है उसी को सबसे पहले बैलेंस करें। जो एटम सबसे अधिक नंबर में है उसी को सबसे पहले बैलेंस करें। भाई कौन सा एटम सबसे अधिक नंबर में है? किस एलिमेंट का है? बताओ बताओ। ऑक्सीजन का। देखो ऑक्सीजन का इधर 1 और इधर 4 यानी टोटल 5 यानी 5 एटम है। तो चलो पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो इधर 4 ऑक्सीजन के एटम है, इधर भी ऑक्सीजन का 4 एटम होना चाहिए। देखो H2O का अगर 1 मॉलिक्यूल है तो उसमें ऑक्सीजन का 1 एटम है। 2 मॉलिक्यूल रहता तो 2 ऑक्सीजन का एटम हो जाता। 3 मॉलिक्यूल होता तो ऑक्सीजन के 3 एटम हो जाते। अगर वाटर के 4 मॉलिक्यूल ले लें, देखो क्या ले लें, इसको Fa लिखा यहाँ पर 4H2O कर दिया, तो ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना।
इधर लिखा Fe3O4 प्लस H2। बोलो समझ में आया? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करे भाई? तो बाकी जो बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है, आयरन बच रहा है, ठीक है। किसी को भी बैलेंस करने की कोशिश करो। चलो हाइड्रोजन को बैलेंस करें। इधर कितना है? 8 हाइड्रोजन एटम है। कितना है? 8। तो इधर भी 8 हाइड्रोजन का एटम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो हाइड्रोजन का अगर एक मॉलिक्यूल लिया तो उसमें 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने एटम है? 2। इसके 4 मॉलिक्यूल ले लिया तो 8 एटम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया ना? चलो आयरन देखो, आयरन के इधर कितने एटम है? 3। तो इधर 3 कर दो ना, हो गया बैलेंस। हो गया या बैलेंस? बोलो समझ में आया? इसको और भी अधिक इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है, आप इनके स्टेट को भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इनके स्टेट को भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि इस ये कौन से स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में है, ये किस स्टेट में है, ये किस स्टेट में है। अब स्टेट क्या क्या हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में? ध्यान देना, या तो सॉलिड स्टेट में कोई आपका सब्सटेंस हो सकता है, या किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में हो सकता है, या गैसियस स्टेट में हो सकता है, या एक्वस स्टेट में हो सकता है। किसमें? एक्वस। एक्वस स्टेट का मतलब क्या है? जली विलयन, जल में घुला हुआ हो सकता है, ठीक है। अगर सॉलिड होगा तो इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे स्मॉल एस। अगर लिक्विड होगा तो सिंबल यूज करेंगे स्मॉल एल। अगर गैसियस स्टेट में होगा तो सिंबल यूज करेंगे स्मॉल जी। और अगर एक्वस होगा तो यूज करेंगे ए क्यू। क्या यूज करेंगे? ए क्यू। आयरन स्टेट बताओ आयरन का। सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में होता है, तो इसके आगे ब्रैकेट में, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट में एस लिख देंगे, स्मॉल एस लिख देंगे। H2O, देखो H2O देख के तो तुरंत पता लग जाएगा यार ये तो वाटर है, ये तो लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन आयरन जो है वाटर्स के साथ रिएक्शन करता है तो लिक्विड स्टेट में रिएक्शन नहीं करता है, उसके भाप से रिएक्शन करता है, उसके वेपर से रिएक्शन करता है गैसियस स्टेट में। तो इसके आगे क्या लिखोगे? जी लिखोगे। बताओ और अधिक जानकारी वाला इक्वेशन बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा है? ऐसे अगर लिखा होता तो आप सोचते हैं हाँ क्या कहे, वाटर ले लो और उसमें लोहे की कील ले लो और उसमें डुबो दो और उसमें हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा। नहीं नहीं, भाप के साथ, वेपर के साथ, गैसियस स्टेट में उसके साथ ये रिएक्शन करता है, ठीक है। ये आयरन ऑक्साइड बना सॉलिड स्टेट में, ठीक है। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे वो सब सॉलिड स्टेट में, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो सब सॉलिड स्टेट में। हाइड्रोजन क्या है? गैस है, गैस बन गया। या और अधिक इंफॉर्मेटिव हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से हम एक केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन लेते हैं और उसको हम बैलेंस करते हैं। चलिए जैसे हमने कुछ इक्वेशन लिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्मेशन होगा अमोनिया गैस का, ठीक है, NH3। चलो सेकंड लेते हैं। सेकंड हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो सल्फर बनता है और H2O बनता है। चलो और इक्वेशन लेते हैं। लेड नाइट्रेट को अगर हीट करोगे, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे, यहाँ पर ऐसे डेल्टा का साइन, ट्रायंगल का साइन लग जाए तो इसका मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो बन जाएगा लेड ऑक्साइड, प्लस बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस बनता है ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करो। चलो FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको हीट करते हैं तो बनता है Fe2O3 प्लस बनता है SO2 प्लस बनता है SO3। चलो भाई इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से,
इस तरह के इक्वेशन में ध्यान देना, हाइड्रोजन इधर हमेशा इवन नंबर में आएगा, अरे सम संख्या में। देखो अगर यहां पर 1 एटम 1 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के कितने एटम 2। अगर यहां पर 2 मॉलिक्यूल रख दोगे 2H2, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए 4। अगर 3H2 लिख दे रहे हो तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए 6। अगर केवल H2 है तो हाइड्रोजन के कितने एटम है 2। इधर हाइड्रोजन हमेशा किस में आएगा, इवन नंबर में आएगा, सम संख्या में आएगा। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन आपको दिखाई दे कि एक तरफ हमेशा सम संख्या में ही वो नंबर आ रहा है, तो दूसरी तरफ भी उसको क्या करो, सम संख्या में कन्वर्ट कर लो, पहले इवन नंबर में कन्वर्ट कर लो। देखो इधर हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो 3 तो कभी इस साइड में आ ही नहीं सकता, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, इवन नंबर में। तो क्या करें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो अब ये कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 हाइड्रोजन हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के आगे 3 लिख सकते हैं, 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने एटम इधर हैं 2, तो यहां पर ऑलरेडी नाइट्रोजन के 2 एटम है। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो इसको बैलेंस करते हैं, ये तो बैलेंस हो गया आपका। इसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन है, सल्फर है और H2O है। हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने क्या किया, बर्न किया। ठीक है, चलो इसको सिंबल भी यूज कर सकते हो, ये गैसियस स्टेट में है, ये सब गैसियस है, सब गैस है। ठीक है, ये भी गैस है, इसको बर्न करोगे ये भी गैस है, ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा, ये गैसियस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, वेपर के फॉर्म में। कैसे कैसे बैलेंस करें, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, तो अगर हम इधर 2 कर दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4, तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए यहां पर क्या कर दें 2 कर दें, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अब सल्फर कितना हो गया, सल्फर 2 हो गया, तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या कर दें, यहां पर 2 कर दें। बोलो समझ में आया। हाइड्रोजन सल्फाइड को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा है, सल्फर बन रहा है और क्या बन रहा है H2O बन रहा है, वेपर बन रहा है। तो बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना था 2, इधर भी हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन के साथ बैलेंस करो, ऑक्सीजन इधर 2 था, इधर कितना था 1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए। फिर उसके बाद से क्या करोगे, फिर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। फिर देखो इससे क्या हुआ, सल्फर कितना हो गया 2, तो सल्फर के आगे 2 लिख दो, सल्फर भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। चलो इधर बैलेंस करते हैं, इधर कैसे बैलेंस करें भाई, नाइट्रोजन इधर कितना है 2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है 6, ठीक है, इधर ऑक्सीजन देखो 2 एंड 2 4, 4 एंड 1 5, ठीक है, उधर कैसे आ रहा है 5 है, इधर कितना है 6 है, ठीक है, तो इसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो क्या करें, चलो इसको यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं, तो अब बताओ ये ऑक्सीजन क्या हो गया 6 हो गया कि नहीं हो गया, 2 एंड 2 एंड 2 6 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। लेकिन देखो लेड क्या हो गया, लेड कितने एटम हो गए, लेड के 2 एटम हो गए, तो इधर भी लेड के 2 एटम होने चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया 2 कर दिया इधर। ओ माय गॉड, अब ये लेड 2 कर दिया तो नाइट्रोजन देखो इधर 2 2 जा 4 नाइट्रोजन हो गया, और उधर नाइट्रोजन तो कितना है एक ही है, उधर नाइट्रोजन कितना है सिर्फ एक है, तो नाइट्रोजन को 4 करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। चलो भाई नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन इतना उथल पुथल मचा दिया, जरा देखो ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं है, तो देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, इधर कितना है 2 है, 4 2 जा 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 और 2 कितना हो गया 12, ऑक्सीजन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, ध्यान देना ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में बनेगा, ये आपका गैस है, ये भी आपका गैस है,
ठीक है, ये इसका क्या होगा, इसका आपका ब्राउन स्मोक आएगा, ब्राउन स्मोक आएगा। चलो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। NO2 का ब्राउन स्मोक आता है, ठीक है। चलिए फेरस सल्फेट बैलेंस करो ना, बहुत ही सिंपल है। अरे देखो सल्फर उधर 2 है, इधर एक ही है, आयरन इधर 2 है, इधर एक ही है, ऑक्सीजन इधर देखो 3 2 5 5 एंड 3 8, इधर कितना है 4, इसके ठीक क्या है डबल है, सारे इधर एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो इसकी तुलना में क्या है डबल हैं, तो आगे 2 कर दो, हो गया बैलेंस। आयरन 2, इधर भी 2, सल्फर 2 1 एंड 2, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 3 2 5 एंड 3 8। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन में सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, संकलन अपक्रिया, या आप योगात्मक अपक्रिया कह सकते हो, योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया क्या होता है, संकलन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। देखो नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या होगा कंबाइन होंगे। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी इसमें रिएक्टेंट कितने होंगे 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट कितने होंगे, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। सिंपल सा है, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलके एक केवल उत्पाद बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। समझो इसको एक बार फिर से समझो। मान लो 2 रिएक्टेंट हैं ए और बी, ये आपस में रिएक्ट किए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया सी, तो इसको कौन सा बोलेंगे रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। सिंपल सा सोचना, जब रिएक्टेंट क्या हो 2 या 2 से ज्यादा हो, अब प्रोडक्ट क्या हो सिर्फ एक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा इसके पहले जितना भी आपने रिएक्शन पढ़ा उसमें कहीं कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, बोलो याद करो। सबसे पहला एक्टिविटी ही पढ़ा था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बंद कराया था, तो क्या बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। बैलेंस करो तो इसको, देखो ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, तो 2 कर देंगे, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को 2 करने के लिए इधर भी 2 कर देंगे। क्या है इसमें 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट्स हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, प्रोडक्ट कितने हैं सिंगल एक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कौन सा रिएक्शन हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। बहुत शानदार। चलो भाई और भी याद करो, अभी हमने बताया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
ये मिलके क्या बना दिए, अमोनिया गैस। इसमें भी 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है, सिंगल है। बैलेंस करो, इधर क्या कर देंगे 2 कर देंगे और यहां पर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। और एग्जाम्पल बताओ भाई, चलो और एग्जाम्पल, वाटर का फॉर्मेशन H2 और O2, ये दोनों कैसे आपस में रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेंगी, H2O, वाटर का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस करो इसको, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, तो इसके आगे 2 कर लो, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 होना चाहिए था, इधर हमने क्या कर लिया 2 कर लिया। बोलो कौन सा रिएक्शन हुआ यह, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है 2 हैं और प्रोडक्ट कितने हैं, सिर्फ एक, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। चलो एक इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना इसको। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, इसको वाटर में डिजॉल्व किया, घोला, वाटर में मिक्स कर दिया लिक्विड, तो बताओ क्या बनेगा, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, CaOH का होल ट्वाइस, इसका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जरा बैलेंस करो, देखो ना बैलेंस है, कैल्शियम का एक एटम है, इधर भी कैल्शियम का सिंगल एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन 1 and 2, ऑक्सीजन कितना है 2, ये ऑलरेडी क्या है बैलेंस है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, अच्छा ये बताओ ये कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, अरे ये चूना है, चूना, क्विक लाइम, कभी देखा है आपने, आपके घरों में कभी व्हाइट वॉशिंग हुआ है, चूने की दीवारों पर पुताई हुई है, यही चीज तो है, इसी को वाटर में क्या करते हैं घोल देते हैं और फिर ब्रश से क्या करते हैं पूरा सफेदी करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, क्या आपने कभी देखा है ऐसे, आपके घरों में जो काम करने आए हैं, व्हाइट वॉशिंग करने के लिए आए हैं, जब उन्होंने क्या कि एक नाद होता है, मिट्टी का बना हुआ एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है, पात्र होता है, उसमें वो क्या करते हैं चूना मिलाते हैं, और चूना मिलाते हैं तो आपने देखा है चूना मिलाने के बाद क्या होता है, अरे भाई लगता है जैसे उसको बहुत ही ज्यादा हीट कर दिया है, वो पूरा खौलने लगता है। मतलब क्या हुआ, अरे भाई गजब, इस रिएक्शन में क्या होता है हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, ओहो उष्मा निकलती है, एनर्जी निकलता है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, इतना ज्यादा हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो पानी क्या होता है, वो वाटर क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्या होता है, खौलने लगता है, खौलने लगता है। इसमें हीट बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है निकलती है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर में इंक्रीज, यह भी एक क्या है ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से भी आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन बनता है साथ साथ में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है हीट भी रिलीज होती है, और ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है ना इसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइम, क्या बोलते हैं स्लैक्ट लाइम, याद रखना। क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, अनबुझा चूना, अनबुझा चूना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अनबुझा चूना, और स्लेक्ट लाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं बुझा चूना, बुझा हुआ चूना, या इसको लाइम वाटर भी कह सकते हैं, बुझा हुआ चूना, इसके सॉल्यूशन को लाइम वाटर भी बोला जा सकता है, याद रखना लाइम वाटर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 आपके रिएक्टेंट हो गए और एक क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया। ठीक है ना, ध्यान देना ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट क्या होता है कोई सब्सटेंस होता है, हीट तो एक क्या है एनर्जी है, हीट की जगह पर आप क्या लिख सकते हो एनर्जी भी लिख सकते हो, हीट लिखो या एनर्जी लिखो, दोनों बात क्या हुई एक ही हुई, हीट एक एनर्जी का ही क्या है फॉर्म है, एक रूप है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के इक्वेशन को, रिएक्शन को जिसमें क्या होता है हीट रिलीज होती है उसको एक स्पेशल टाइप के रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं और बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, किसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं भाई, ऐसा रिएक्शन
जिसमें क्या हो रहा हो, हीट रिलीज हो रही हो, एनर्जी क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो, निकल रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या बोलेंगे हिंदी में, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। बोलो समझ में आ रहा है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, सिंपल सा डेफिनेशन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलेंगे जिस रिएक्शन में क्या होती है, हीट निकलती है या एनर्जी निकलती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन से क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो समझ जाना वो कौन सा रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो चलो भाई एक्जोथर्मिक रिएक्शन के और भी एग्जांपल देखते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन के और भी एग्जांपल देखते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक के और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। एक तो एग्जांपल आपको हम दे चुके हैं, और क्या क्या एग्जांपल। ठीक है, देखो पहला एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हम जब जला रहे थे, ठीक है, तो ये भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन था। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें भी हीट निकलती है। इसको बैलेंस कर लो, यहां पर 2 कर लो, यहां पर 2 कर लो, इसमें भी हीट निकलती है। देखो ऑक्सीजन के साथ किसी को जला रहे हो, ठीक है ना, बर्निंग हमेशा, इसको हम कंबशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन, जिसमें क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को आप क्या करते हैं, बर्न करते हैं। कंबशन रिएक्शन जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं, वे सब के सब एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन देखो भाई, और भी कुछ कंबशन रिएक्शन देख लो, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब बताओ भाई नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस का सबसे मेन कंपोनेंट मेथेन गैस है। कौन सा गैस, मेथेन गैस, CH4। मेथेन गैस का फार्मूला क्या है भाई, CH4, इसका मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का। ठीक है, LPG का मेन कंपोनेंट बताओ तो, LPG का मेन कंपोनेंट क्या होता है, बताओ तो, ब्यूटेन। LPG का मेन कंपोनेंट क्या होता है, ब्यूटेन। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मेथेन। अरे भाई आजकल CNG वाली गाड़ियां देखते हो, CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रेशर डालकर उसको कंप्रेस करके क्या किया जाता है, व्हीकल्स में यूज किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में। ठीक है ना, ये भी किसके रूप में होता है, फ्यूल के रूप में, लेकिन ये कुकिंग के रूप में, कुकिंग फ्यूल है। ठीक है ना, ये ऑटोमोबाइल्स फ्यूल है। मेथेन का कंबशन कराओ, ठीक है, मेथेन का कंबशन कराओगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस वाटर बनता है, हीट निकलेगी इसमें से खूब। ठीक है, बैलेंस कर लो, इधर देखो कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितना है 4, तो इधर 2 कर लो, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 and 2 4, तो यहाँ पर 2 कर लो, ऑक्सीजन के भी कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी क्या है भाई, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। किसी भी चीज की बर्निंग, कोई भी कंबशन रिएक्शन होगा भाई, वो ये क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, किसी को भी जला लो, कागज को जला लो, वो भी एक क्या है, लकड़ी को जला लो, पेट्रोल डीजल किसी को भी जला लो, वो सब के सब क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। उन सब से क्या निकलता है, हीट निकलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, आपको कैसे एनर्जी मिलती है, हमको कैसे एनर्जी मिल रही है कि हम इतना काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी में कौन सा रिएक्शन होता है, बताओ, हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, बताओ बताओ, रेस्पायरेशन,
रेस्पायरेशन, श्वसन। अरे भाई क्या है श्वसन? रेस्पायरेशन में क्या होता है? इसी से तो हमें एनर्जी मिलती है। क्या करते हैं इसमें? इसमें करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो फिर वो ब्लड के सहारे कहां तक पहुंचती है? हमारे सभी सेल्स, सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। और कोशिकाओं में, सेल्स में क्या रहता है? सेल्स में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो हमारे फूड का जो डाइजेशन हुआ रहता है उससे हमें मिलता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज हमारे सभी सेल्स तक पहुंचे रहते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला बताओ चलो। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 किसका फार्मूला है भैया? ग्लूकोज। ये हमारे सेल्स में क्या होता है? घुला हुआ रहता है, ठीक है। ये भी ब्लड के सहारे ही पहुंचता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, ब्लड सेल्स के वेसल्स के थ्रू पहुंचता है हमारे सभी सेल्स में, सभी कोशिकाओं में, ठीक है। चलो, तो ये किस फॉर्म में होगा? ये घुला हुआ होगा, एक्वस फॉर्म में। और फिर वहां पर पहुंचती है ऑक्सीजन गैस भी। ऑक्सीजन गैस जो लेते हैं वो भी हमारे सभी सेल्स के पास पहुंचती है। उसमें ऑलरेडी सेल्स में, कोशिकाओं में क्या है? ग्लूकोज है। ये ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को जलाती है, बर्न करती है। ये भी एक कंबशन रिएक्शन है। और जो भी कंबशन, मैंने पहले ही बोल दिया भाई, जितने भी कंबशन रिएक्शन है वो सब के सब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बनेगा भाई? सोच के बताओ, क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2। भाई एक्वस लिखो, क्यों एक्वस लिखोगे? जरा सोच के बताओ। और फिर क्या बनेगा? H2O। अरे ये तो लिक्विड है। प्लस क्या बनेगा? प्लस एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी से तो हमारे बॉडी में सारी एक्टिविटी होती है, हम सारे वर्क करते हैं इसी एनर्जी के थ्रू। तो बैलेंस करो जरा इसको। कार्बन कितना है? 6 है, तो इधर भी कार्बन 6 होना चाहिए ना। ये हो गया आपका 6। हाइड्रोजन कितना है? 12। इधर भी हाइड्रोजन 12 होना चाहिए। कर लो यहाँ पर 6, 6 2 जा 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 2 जा 12 एंड 6 कितना हो गया? 18। चलो भाई 6 यहाँ पर है, 12 और चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर लो? 6 कर लो। 6 2 जा 12 एंड 6 क्या हो गया? 18 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर AQ लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है वो उसमें घुलती है हमारे ब्लड में, और वो घुलते हुए पहुंचती है हमारे फेफड़े पे, लंग्स के पास। और फिर वहां से हम क्या करते हैं? उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर निकालते हैं। ये ऑक्सीजन गैस हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेस्पायरेशन के थ्रू जो बनता है, श्वसन के थ्रू जो बनता है, उसको हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और ये एनर्जी निकल रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान देना। रेस्पायरेशन एक किस प्रकार का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पायरेशन किस टाइप का रिएक्शन हो गया भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक बार ध्यान से सुनो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, लेकिन ये और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हमने, और डिफिनीशन क्या बताया भाई? सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। इसमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो ये सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है और साथ में हीट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक और बताते हैं आपको। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट का नाम सुने हो? कंपोस्ट खाद का नाम सुने हो? कैसे बनाते हैं भाई? जो साग सब्जियां हैं, ठीक है, जो भी आपका कचड़ा है घर में, उसको क्या करो? गड्ढा खोद के और उसमें क्या करो? रख दो, उसको पैक कर दो, गोबर वगैरह भी उसमें मिला दो, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद, उसको जब आप खोलोगे, अरे वो खाद में, कंपोस्ट में चेंज हो चुका रहेगा, ठीक है ना। खोलोगे तो उसमें से हीट निकलेगी, गरम गरम बिल्कुल महसूस होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है। तो ये भी किस टाइप का रिएक्शन हो गया भाई? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स किस टाइप का रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इतना तक आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
ठीक है। उसमें हम ये भी जानेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जो कि एक्सोथर्मिक का क्या होता है, अपोजिट होता है। फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।